हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं दानिश फराज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर के। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भारत का संविधान का आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि भाई आर्टिकल 1 से 4 तक क्या कहता है। तो आर्टिकल 1 में 3 क्लॉजेज है। क्लॉज 1, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लॉज 1 के बारे में। अब क्लॉज 1 क्या कहता है कि भाई इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस क्लॉज में हमें क्या पता चलता है? सबसे पहले हमको पता चलता है नाम, यानी हम कह सकते हैं कि हमको नाम पता चल रहा है, नेम। अच्छा, और दूसरी चीज हमें पॉलिटी पता चल रही है कि हमारी पॉलिटी कैसी है। अगर हम नाम की बात करें तो ऑफिशियली हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये वर्ड इंडिया और भारत दोनों डाला गया है। जब हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात पर ऑलरेडी बहस चली थी तो वहाँ पे यही तय पाया गया कि भाई इंडिया जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है उसको भी रखेंगे और भारत हमारा संस्कृति को बताता है, इसलिए हम भारत रखते हैं। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत। पॉलिटी क्या है हमारी पॉलिटी है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है? हम देखेंगे कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास फेडरेशन है। क्या मैं वर्ड बोल रहा हूं? 2 चीज मैं बता रहा हूं यहां पे। एक, मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास फेडरेशन है। अच्छा, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास यूनियन भी है। तो सबसे पहले समझिए कि जब हम कहते हैं कि वर्ड फेडरेशन, इसका मतलब क्या हो गया? फेडरेशन का मतलब होता है कि भाई अगर सेंटर है और स्टेट है, इवन लोकल भी है, लोकल बॉडीज भी है, तो हम देखेंगे कि सेंटर के पास भी पावर होगा, स्टेट के पास भी पावर होगा कुछ लॉ बनाने के लिए। जैसे कि विधानसभा अगर है हमारे पास तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो अपने लिस्ट के अंदर जो अपने सब्जेक्ट है उनका, जैसे हमारे पास 3 लिस्ट है। इस 3 लिस्ट में एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कनकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में करीब 61 आइटम्स हैं। तो इस 61 आइटम्स के ऊपर ये लॉ कौन बनाएगा? ये खुद स्टेट बनाएगा। तो ये पावर दिया गया है। ठीक है, प्लस हम देखेंगे कि भाई हमारे पास एक लोकल बॉडीज भी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है हमारे पास। ठीक है, तो जहां पे सेंटर के पास भी कुछ पावर हो, स्टेट के पास भी पावर दिया गया हो, वैसी चीज को हम कहते हैं फेडरेशन। तो आप बताएं क्या हम लोग फेडरल है कि नहीं है? सिंपल सी चीज है कि भाई हम लोग फेडरल हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये वर्ड फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हम लेके आए हैं कनाडा से। क्या बोल रहा हूं मैं? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हम लेके आए हैं कनाडा से। मतलब हमारे पास फेडरेशन है लेकिन सेंटर ज्यादा मजबूत है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी को समझने के लिए आप अमेरिका को समझें। अमेरिका में आज के डेट में हम कहेंगे तो 50 स्टेट्स है वहाँ पे। ठीक है, अब वो 50 स्टेट्स कैसे बना? क्या शुरू से ही अमेरिका 50 स्टेट्स में था? हम लोगों को पता है कि भाई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी होता है। ठीक है, और अमेरिका के इसमें हम समझेंगे कि भाई मान के चलिए ये एक स्टेट है, 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 ये एक स्टेट है। तो ये सारे स्टेट मिल करके आपस में अग्रीमेंट करते हैं कि भैया हम सब एक साथ मिलकर के एक बड़ा नेशन बनाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? फेडरेशन का मैं मतलब बता रहा हूं कि भाई ये सारे मिल करके एक देश बनाएंगे। ये आपस में एग्रीमेंट किए हैं, ये आपस में एग्रीमेंट किए हैं। और बोला कि जब देश बनेगा तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ नहीं सकता का मतलब ये स्टेट निकल नहीं सकता है। ठीक है, स्टेट एक नेशन को तोड़ नहीं सकता है और नेशन किसी स्टेट को भी तोड़ नहीं सकता है। याद रखिएगा, क्या बोला मैं? स्टेट नेशन को तोड़ नहीं सकता है और नेशन किसी स्टेट को तोड़ नहीं सकता है। यहां पे हम नेशन से मुराद हम बता रहे हैं कि एक पूरी कंट्री। अब ये कंट्री कैसी बनी है? सब स्टेट के साथ मिलकर के एक अग्रीमेंट करके बनी है। तो इसको हम कहते हैं फेडरेशन। एक तो फेडरेशन ये हुआ। अब इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अच्छा हमारे केस में क्या है? हमारे केस में है कि भाई हम एक सेंटर हैं और हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स है। हमारे आसपास बहुत सारे स्टेट्स है। इसमें छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स भी हैं।
ठीक है। हमारा सेंटर, यानी जब हम आज़ाद होते हैं तो आज़ादी के बाद हमारा सेंटर सबको बुलाता है कि आओ मुझसे मिलो, सबको बोलता है कि आओ मुझसे मिलो, मिल करके एक देश बनाते हैं। लेकिन याद रखना, जब मिलोगे तो फिर दोबारा भाग नहीं सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये यूएसए ऐसे बन रहा है, हमारा हिंदुस्तान ऐसे बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये सब मिल करके आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई हम लोग सब मिल करके एक साथ देश बनते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक पावरफुल सेंटर है, वो सबको बुला करके देश बना रहा है। दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसको हम बोलेंगे, ये वाला पार्ट हमारा यूनियन है, यूनियन ऑफ, ये सब हमारा स्टेट्स है। अब मतलब क्या हो गया कि फेडरेशन है हमारे पास, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब क्या हो सकता है, समझिएगा इस चीज को अच्छी तरीके से। ये ऐसा क्यों है, हम देखेंगे कि जब इंडिया आज़ाद होता है तो उस वक्त हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स कितने होते हैं। अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए कि कैबिनेट मिशन प्लान के वक्त, कैबिनेट मिशन प्लान के वक्त हम देखेंगे हमारे कंट्रीज को करीब करीब 29 स्टेट्स में बांटा गया था। कैसे बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। और ये ग्रुप ए में करीब 9 स्टेट्स था। अब ये नंबर ऑफ स्टेट्स कितना, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली समझिएगा कि ये मेजॉरिटी हिंदूज थी यहाँ पे। ये बी में जो है प्रिंसली स्टेट्स थे, हमारे प्रिंसली स्टेट थे। एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे, ऐसे भी बांटा गया है। सी में आपको चीफ कमिश्नर्स वाले थे, यानी यूटीज वगैरह वाला था, चीफ कमिश्नर स्टेट्स था। और डी में एक सॉलिटरी अंडमान निकोबार को रखा गया था, ठीक है, रखा गया था। जब इंडिया आज़ाद होता है तो इसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास 562 प्रिंसली स्टेट्स था, 562 प्रिंसली स्टेट्स था। यानी एक इंडिया के अंदर ब्रिटिश में क्या था, हम बोलेंगे भाई ये सब स्टेट था, ये सब स्टेट था, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटिश प्रोविंस, इसको हम कहते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। प्रोविंसेस ले लेता हूं सबको एक साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम देखेंगे कि छोटा 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 टुकड़ा 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 ऐसा करीब टुकड़ी 562 प्रिंसली स्टेट्स था। अब ये सब क्या है, ये है प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, अब ये प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे रूलर वगैरह रह रहे हैं, राजा महाराजा रह रहे हैं, मोनार्की वारी चल रही है, ठीक है। अब जब इंडिया आज़ाद हो गया तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि भाई हमारे स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, ठीक है, इंटीग्रेशन करना। अब क्यों करनी ज़रूरत थी इंटीग्रेशन की, और क्या डर था, वो डर था, उस डर को कहते हैं हम बल्कनाइजेशन। इस बल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बल्कनाइजेशन का मतलब होता है फ्रैगमेंटेशन, यानी टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाना, फ्रैगमेंटेशन, टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाना। अच्छा, अब ये डर तो सता रहा था। अब हमें हिस्ट्री से कुछ सबक भी मिलता है। कैसा सबक मिलता है, हम देखेंगे कि जब मौर्यन पीरियड था और गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड में क्या था, सेंट्रलाइज्ड था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। मौर्यन पीरियड कैसा था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। और गुप्ता पीरियड कैसा था, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, डिसेंट्रलाइज्ड। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि एक राजा के पास पावर ज्यादा था। इसको आप ऐसे समझिए कि सेंटर के पास पावर ज्यादा था, उसको पकड़ के रखे रहता था। अच्छा, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि भाई सबको पावर दे के रखा है, ठीक है। मतलब आप, एक राजा क्या करता है गुप्ता पीरियड में कि भाई किसी जगह जमीन दे देता है और बोलता है कि यू आर द गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस और आप ऑटोनोमस कुछ काम करो, हमारे अंदर ही रहना, ठीक है। अब गुप्ता पीरियड में क्या होता है कि जब सेंटर कमजोर पड़ता है, जब सेंटर कमजोर पड़ता है, जो ऑटोनोमस रूल कर रहा था, ऑटोनोमस भी नहीं, जो गुप्ता पीरियड के अंदर रूल कर रहा था, वो अपने आप को बोला कि भाई अब हम गुप्ता डायनेस्टी के अंदर नहीं हैं, हम
ऑटोनोमस हैं, हम पूरा इंडिपेंडेंट हैं, तो अपने आप को अलग कर लिया, यानी एक अलग देश बनाना शुरू कर दिया। तो ये बात कहीं ना कहीं माइंड में हम लोग हिस्ट्री से सीखे हुए हैं। ठीक वही सिनारियो था हमारे पास जब हमको इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स हमको मिलते हुए नजर आए। मतलब हमारे पास कितने प्रिंसली स्टेट देख रहे थे? 562। अब मान के चलिए कि इंडिया आज़ाद हुआ, इसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो सब तो अपने आप को नेशन बनाना शुरू कर देगा ना, और इसके भरोसे हम रह भी नहीं सकते हैं। यही वजह है कि हम लोग फेडरेशन नहीं करके फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हम कहें कि फेडरेशन है लेकिन हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रिंसली स्टेट्स निकल नहीं पाए, और एक बार जब कोई स्टेट आ जाए तो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके सेपरेट नेशन की डिमांड ना करे। करंट एग्जांपल भी ले लीजिए, कुछ नॉर्थ ईस्ट में आपको सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज मिलेगी, आपको अभी भी मिलेगी। दार्जिलिंग के कुछ इलाका में, बोडोलैंड वगैरह ऊपर में, वहां पर भी कुछ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज आपको मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर का तो भाई पता ही है हमें कि अब आज के डेट में हमारा स्टेटस है कि भाई 370 आर्टिकल अबॉलिश हो चुका है, लेकिन वहां पे कुछ फ्रिंजिंग एलिमेंट्स ऐसे लोग हैं वहां पे भी जो अपने आप को बोलते हैं कि भाई आज़ाद करो हमको देश से। ठीक है, तो ये खदशा तो अभी भी है। यही सब देखते हुए हम लोग वर्ड फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डाले हैं। ऑल्दो फेडरेशन है हमारे पास, लेकिन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है। अब ये वर्ड फेडरेशन से कुछ एमसीक्यूज लेते चलिए आप। जैसे केसी वियर ने कहा था कि इंडिया जो है ना वो क्वासाई फेडरल है, इंडिया जो है क्वासाई फेडरल है। किसने कहा था? ये कहा था केसी वियर ने। अच्छा, अब किसने कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? किसने कहा था बार्गेनिंग फेडरलिज्म? किसने कहा था फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी? तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी हो, ओपीएससी हो, बीपीएससी हो, और ये टॉपिक जो है हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, इवन छोटे से छोटे एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है। जैसे अब मैंने स्टार्ट किया था कि भाई क्वासी फेडरल किसने कहा था, तो हम आपको बताएं कि भाई केसी वियर ने कहा था। हम जब कहेंगे कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, तो हम कहेंगे कि भाई ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ये ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने कहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, तो आप कहिएगा कि सर मॉरिस जोन्स ने कहा है, मॉरिस जोन्स ने कहा है। अगर आपसे कुछ कोई पूछे कि भाई फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने कहा है, तो ये बात कही है आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, याद रखिए मैं आपको एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में। ठीक है, कि हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिखे हैं। अच्छा, हम लोग फेडरेशन है क्वासाई फेडरल अकॉर्डिंग टू केसी वियर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है हमारे पास ग्रेनवाइल ऑस्टिन, हम बार्गेनिंग फेडरलिज्म में, फेडरलिज्म में बार्गेनिंग कुछ कर रहे हैं, वो मॉरिस जोन्स कहते हैं, और फेडरेशन है हमारे पास बट विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये आइवर जेनिंग्स कह रहे हैं। ठीक है, अब आपको रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हमारे पास अमेरिका की तरह नहीं है। ठीक है, कि भाई सारे लोग मिल करके एग्रीमेंट करके बनाए। हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग बोले कि भैया आओ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो। क्या बोले हम लोग? हम लोग बोले कि आओ और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो। किसको बोले? प्रिंसली स्टेट्स को बोल रहे हैं हम लोग। सारे प्रिंसली स्टेट्स आकर के साइन कर रहे हैं सिवाय 3 को छोड़ करके। ठीक है, वो 3 कौन कौन है? एक है हैदराबाद, एक है हैदराबाद, अच्छा दूसरा है जूनागढ़, दूसरा है जूनागढ़, और तीसरा है आपको जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं बात कर रहा हूं इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स
रखने का रीज़न ही यही है कि भैया ये बात बताता है कि हम लोग फेडरेशन हैं, क्वासाई हैं, छुपके हैं, पर स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है हमारा। ठीक है, अब हमारे BR आम्बेडकर जी इसका रीज़न देते हैं क्यों हम लोग फेडरेशन को छोड़ करके फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बजाय हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स चूज किए हैं। 2 रीज़न उन्हें बताया। एक पहला रीज़न बताया उन्होंने कि भाई हमारा जो कंट्री बना है वो किसी स्टेट्स के अग्रीमेंट से नहीं बना है। ठीक है, क्या बोला मैं? हमारा जो कंट्री बना है ये किसी स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बना है, विदाउट एग्रीमेंट है ये। क्यों? क्योंकि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या होता है कि सब स्टेट आपस में मिलकर के एग्रीमेंट करते हैं, जैसा कि हमने आपको यूएसए के केस में बताया है। दूसरा रीजन क्या बोला है बाबा आम्बेडकर जी ने? आम्बेडकर जी ने कहा है कि भाई दूसरी चीज ये है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, एक बार जब आप आ जाइएगा, यू कैन नॉट सिसीड फ्रॉम आर कंट्री, यू कैन नॉट सिसीड फ्रॉम आर स्टेट। आप हमारे से जुड़ने के बाद आप वापस बैक नहीं कर सकते हैं, आप वापस बैक नहीं जा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये एकदम स्पेसिफिक एमसीक्यू है कि व्हाई फेडरेशन इज रिप्लेस्ड बाय यूनियन ऑफ स्टेट्स। सिंपल, बिकॉज वी हैव फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। Reason, what are the reasons? There are 2 reasons mentioned by BR आम्बेडकर जी। First, that हमारा कोई अग्रीमेंट बन करके नहीं बना है जैसे कि यूएसए में बन रहा है, इसलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। दूसरा, एक बार जब हम आप आ जाओगे, यू कैन नॉट सिसीड फ्रॉम स्टेट्स। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, अब ये स्टेट्स क्या है समझिएगा बात को, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अभी मैंने क्या बताया कि भैया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक स्टेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, हम 2 तरीके से डेफिनेशन समझेंगे। एक तो जब हम आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ वो देखेंगे, लेकिन अभी जो स्टेट्स हम समझेंगे कि स्टेट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। ए स्टेट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। एक स्टेट्स में 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो टेरिटरी यानी ज़मीन, दूसरी चीज़ उसमें रहने वाले लोग, पॉपुलेशन, तीसरी चीज़ उसको चलाने वाले लोग, एडमिनिस्ट्रेटर, या इसको आप कोई रूलर भी बोल सकते हैं, कोई गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। अच्छा, चौथी चीज़ इनके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, इनके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, यानी ये जो भी फैसला लें टेरिटरी को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के, किसी की दखलंदाजी नहीं हुई हमारे पास। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल थ्योरी का डेफिनेशन है स्टेट का, ये पहले याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, हम देखेंगे कि भाई टेरिटरी, अब हमारी टेरिटरी की बाउंड्री क्या हो, इस पर हम बात करेंगे, क्या बाउंड्री हो, और इंटीग्रेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करने वाले हम लोग, बाउंड्री और इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो अगर हम इंटीग्रेशन की पहले अगर बात करें हमारी टेरिटरी की, तो हमने आपको बताया है ऑलरेडी कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कौन कोशिश करता है इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करवाने की? उसका जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लस वीपी मेनन। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स को, कि राजाओं वाला जो स्टेट था ना उसको अपने पास जोड़ लें। तो क्या बोले कि भैया आओ साइन करो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो। अच्छा, इनको एक लालच भी दिया गया, उस लालच को कहते हैं प्राइवी पर्स, उस लालच को कहते हैं प्राइवी पर्स। बोले कि आओ साइन करो, जो भी रूलर है ना उसको हम पेंशन देंगे। क्या है ये? पेंशन देंगे। तो भैया अब लालच कहिए या जिस तरीके से भी कहिए, उसको लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब सारे लोग आते हैं, लेकिन सिवाय 3 के जो मैंने आपको बताया, उस 3 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद के बारे में, कि हैदराबाद को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हैदराबाद की जब हम बात करेंगे तो हैदराबाद में हम क्या समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे कि भाई हैदराबाद का जो रूलर है इस वक्त वो है उस्मान अली। अच्छा, और
हैदराबाद एक लैंडलॉक स्टेट है। तीसरा फीचर्स क्या है कि भैया यहां पे मेजॉरिटी जो है ना 85% करीब करीब ये हिंदूज की है। आप समझिएगा, रूलर है यहां पे, मुनार्क है यहां पे उस्मान, और मेजॉरिटी यहां पे 85% अब हिंदूज की मिलेगी आपको। प्लस उस्मान के पास रजाकार्स था, रजाकार्स। ये रजाकार्स कितना था? 12 लाख करीब रजाकार्स बोला जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है। 12 लाख मिलिट्री फोर्सेस था उस्मान के पास। अच्छा, अब जब इंडिया आज़ाद हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात जब की गई, तो निज़ाम की तरफ से ये अप्रोच हुआ कि भैया हमको आप मोनार्क रहने दीजिए और हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन रहने दीजिए, बाकी हम रहेंगे, आप घबराइए मत, हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है, क्या बोला मैं? नेगोशिएशन स्टार्ट हो रहा है हैदराबाद के साथ, नेगोशिएशन स्टार्ट हो रहा है हैदराबाद के साथ। और अप्रोच क्या किया उस्मान ने अप्रोच किया कि भैया हमको आप मोनार्क रहने दो, हमको आप मोनार्क रहने दो और हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने दो। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन सब अप्रूव करेंगे इसको? कभी जिंदगी में नहीं, करना भी नहीं चाहिए था भाई, सिंपल सा बात है। क्यों? क्योंकि ये हमारा देश प्यारा भारत यहां पे करीब हैदराबाद है, एक तरह का सेंटर में है। ठीक है, इस तरफ कुछ पाकिस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ, इसको मैं फ्रेश स्लाइड में लेके जाता हूं, हमारा प्यारा भारत, और यहां पे कुछ पाकिस्तान है, यहां पे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, यहां पे भी आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। मतलब ये है वेस्टर्न पाकिस्तान, ये है आपको ईस्टर्न पाकिस्तान। अब बीच में ये एक भारत है। ठीक है, और मैं एक आपको क्या बोला था, जूनागढ़ भी आपको इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो आप इमेजिन करें कि भैया बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि ये हैदराबाद जो है ना, ये पाकिस्तान से इंटैंगल्ड हो, ये जूनागढ़ इंटैंगल्ड हो। ठीक है, और ये पाकिस्तान वाला है, इन्फ्लुएंस था ही ऑलरेडी। प्लस जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी एक इशू था हमारे पास। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर कुछ ना हुआ होता तो क्या ऐसे भारत हमारा देख पाते? ये तो क्योस होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता इस वक्त। ठीक है, तो बातचीत इसी तरीके से शुरू की गई, और बातचीत शुरू करने में जब उस्मान अली ने जब कहा कि भैया हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए और हमको मोनार्क रहने दीजिए, तो बोला गया कि ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, एक अग्रीमेंट लाया गया, अग्रीमेंट, उस अग्रीमेंट को बोलते हैं स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। अब इस स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में क्या था? स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में हम देखेंगे कि भाई बोला गया कि हैदराबाद को आप, यू शुड मेंटेन स्टेटस को, स्टेटस को मतलब आप रहिए लेकिन किसी से मिलिएगा मत। मना कर दिया गया कि आपको किसी से मिलना नहीं है, ऐसे कुछ खबर भी नहीं आनी चाहिए कि आप मिल लें। ठीक है, तो एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला गया। अब फौरन ही एकदम रिटेलिएशन नहीं किया गया, बोला ठीक है अभी आपको हम देते हैं, चलिए आप कीजिए। अच्छा, अब हैदराबाद में एक प्राइम मिनिस्टर भी था, लईक अली। अब लईक अली के साथ भी बातचीत हो रही है और एक अग्रीमेंट और किया गया, हैदराबाद के साथ, उसको बोलते हैं हेड्स ऑफ अग्रीमेंट। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज है, हैदराबाद से जुड़ा हुआ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, दूसरा क्या है, हेड्स ऑफ अग्रीमेंट। अच्छा, अब इस हेड्स ऑफ अग्रीमेंट में क्या बोला गया कि भैया आपको हम ऑटोनोमस स्टेटस देते हैं, इंडिपेंडेंट आपको देते हैं, लेकिन हम रखेंगे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये इंडिया ही डील करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ बोला गया करने के लिए। इसी बीच में क्या देखा गया है कि भाई लईक अली के साथ जब बात और होती है ना, तो इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है बाय द लईक अली ऑन द बिहाफ ऑफ उस्मान कि आप तो हमारे साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किए थे, फिर हमारे रास्ते में बैरिकेड और आर्मी क्यों घेर के रखे हुए हैं। ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्या इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर कि भाई आप तो हमारे इसमें बैरिकेड और आर्मी लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इंडिया जवाब क्या देता है, हम इसलिए लगा के रखे हैं बबुआ कि हमको खबर मिला है कि आप पाकिस्तान से आर्म्स एंड एम्यूनिशन मंगा रहे हो और बॉम्बे में स्टेशन करके रखे हो।
समझ में आ रही बात? इसको, इस सीक्वेंस को आप मेंटेन रखिएगा, इस सीक्वेंस को मेंटेन। क्या मैं सीक्वेंस बता रहा हूं कि भैया इल्ज़ाम लगाया गया लईक अली द्वारा, यानी समझिए आपको निज़ाम ही लगा रहा है उस वक्त, लईक अली द्वारा कि भैया बैरकेड प्लस आर्मी हमारे रूट में रखे हुए हो आप। क्यों रखे हुए हो? इंडिया का रिप्लाई क्या आया? इंडिया मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले क्योंकि हमको खबर मिली है, क्योंकि आप आर्म्स वगैरह जो है पाकिस्तान से मंगा रहे हो और बॉम्बे में स्टेशन है, इसलिए लगाए हैं। अभी बस प्रूफ नहीं हुआ है, बस इतनी सी देर है। अब आपको तो हेड्स ऑफ अग्रीमेंट भी मिल गया है, ठीक है। अब इन सब के लिए भी ये तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन बोला गया है कि भाई आपको रहना है, आपको किसी से मिलना वलना नहीं है। इसी वक्त एक सिडनी कॉटन नाम का फोटोग्राफर, जो ऑस्ट्रियन फोटोग्राफर है, ऑस्ट्रियन, ठीक है, वो प्लेन से एक इमेज भेजता है, और उस इमेज में ये प्रूफ हो जाता है कि भाई आर्म्स जो है आ रहा है, आर्म्स जो है, ये कंफर्मेशन एकदम हो जाता है कि भैया आर्म्स जो है एकदम मंगाया जा रहा है। ये इमेज कौन देता है? सिडनी कॉटन, ये है ऑस्ट्रियन फोटोग्राफर, ठीक है। अच्छा, अब तो प्रूफ हो गया। अब वल्लभ भाई पटेल वगैरह या जवाहरलाल नेहरू सब मिलकर अब ये सोच रहे कि भाई इन द आइडिया ऑफ द इंडिपेंडेंट हैदराबाद इज अल्सर टू इंडिया। अब ये एक तरीके का बीमारी हो जाएगा, भाई इससे कुछ करो, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो प्रूफ भी हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया अब अग्रेसिव एक्शन लेने वाला है। अच्छा, अब हैदराबाद के अंदर क्या चल रहा है भाई? हैदराबाद के अंदर रिवोल्ट चल रहा है, पेजेंट खिलाफ हैं, सीपीएम के कुछ लीडर्स जो हैं वहां पे प्रोटेस्ट करके रखे हुए हैं कि भैया हट जाओ, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब एक प्लान आता है, गोडार्ड प्लान, अंडर द लीडरशिप ऑफ द राजेंद्र सिंह जी। क्या बोल रहा हूं मैं? एक प्लान आता है, गोडार्ड प्लान, अंडर द लीडरशिप ऑफ राजेंद्र सिंह जी। और गोडार्ड भी एक जनरल रहते हैं, ठीक है। तो एक सब मिलकर प्लान बनाते हैं। अभी आपके लिए एमसीक्यू है, और इस ऑपरेशन का नाम रखते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। अब जून 1948 में हैदराबाद हो जाता है सरेंडर। इस तरीके से हम लोग हैदराबाद को लेते हैं, ठीक है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि भाई फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हम कैसे रख सकते थे? हमारे पास तो ऑलरेडी खतरा मंडरा रहा था, इसीलिए हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स रखे हैं, सेंटर का पावर स्ट्रांग रखे हैं, ठीक है। अच्छा, और समझ लीजिए, ये तो हैदराबाद की कहानी थी। अब ले लीजिए अब जूनागढ़ की। जूनागढ़ में क्या हो रहा है? अगर हम जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ में एक राजा था, महाबत खानजी III, जो रूल कर रहा था। अच्छा, अब एक जूनागढ़ के अंदर बहुत सारा प्रोविंसेस था, ये महाबत खानजी के अंदर चल रहा था। अब इसमें से एक जगह है मोंगरोल और एक है बबरियाबाद। इसको रूल कर रहा था कोई प्रिंसेस। अब ये लोग चाहते थे कि भाई हम इंडिया से जाके मिल ले, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर ले, लेकिन ये था महाबत खानजी के अंदर में, ठीक है। और महाबत खानजी चाहता था कि भाई हम मिले जाकर के पाकिस्तान से। हम किसके साथ रहें? हम रहे पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये रिवोल्ट कर रहा है, अच्छा, अब जब ये रिवोल्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, आप समझिए एक लीडर निकल के आएगा, इसमें से सामल दास गांधी, और ये लोग अपना आरजी हुकूमत बनाता है, और
फाइनली होता क्या है कि भाई जब देखा कि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सिचुएशन, तो ये महाबत खान जी जो है ना वो भाग जाता है पाकिस्तान, और इस तरीके से जो है जूनागढ़ हमारे पास आ जाता है। हर 562 स्टेट्स की स्टोरी तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये कुछ जो है आप सिर्फ समझ कर रखिएगा। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें हम, तो जम्मू एंड कश्मीर तो एक अलग क्लास लगेगा एकदम पूरा उसको समझाने के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बस इतना भी समझ लिए कि महाराजा हरि गुलाब सिंह उस वक्त रूलर है वहाँ पे, और उन्होंने इंडिया के इसमें साथ में रहने के ये किया, और फाइनली जो है बहुत अलग पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता था, यूनाइटेड नेशन का भी इंटरफेरेंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा एकदम सेपरेटली एकदम अलग से बताऊंगा मैं कभी, ठीक है। फाइनली इंडिया जो है इंडिया के पास आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आता है, स्पेशल प्रोविजन लेकर के आता है जिसको आर्टिकल 370 बोलते हैं। लेकिन आज के डेट में हम कह सकते हैं कि भैया कश्मीर हमारा था, हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा। प्रॉपर जो हम लीगल स्टेटस जिसको बोलते हैं हम लोग, अच्छी तरीके से हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो आर्टिकल 370 अबॉलिश हो चुका है। 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो पास हुआ था उससे कश्मीर हमारा अब आ चुका है आज के डेट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम देखे हैं कि भैया कुछ इंटीग्रेशन का काम चला है, ठीक है। और बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इस पर भी काम किया गया है। कैसा काम किया गया है हम देखेंगे कि भैया धर कमीशन सबसे पहले आया। धर कमीशन गवर्नमेंट ने 1948 में एक धर कमीशन को अपॉइंट किया और बोला कि भैया आप बताइए कि क्या हम लोग भाषा के आधार पर स्टेट को अलग कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक। तो ये कमीशन था लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन, ठीक है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1948 में ही सबमिट कर देते हैं। तो ये बोलते हैं कि ना, इनका रिकमेंडेशन क्या होता है, ये बोलते हैं कि भैया नो, एकदम साफ कि लैंग्वेज के बेस पे आप मत कीजिए, ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। फिर एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी को बोलते हैं हम लोग जेवीपी कमेटी, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारामैया, ये 3 कमेटी रहती है। अब इस 3 कमेटी में सेम टास्क दिया जाता है कि आप बताएं कि भैया लिंग्विस्टिक बेस पे क्या हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि भैया नो, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी बीच में एक शख्स रहते हैं, इसका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। इसी बीच में एक शख्स रहते हैं, इसको कहते हैं पोट्टी श्रीरामुलु। ये 56 डेज का हंगर स्ट्राइक करते हैं, 56 डेज का हंगर स्ट्राइक करते हैं। और इस हंगर स्ट्राइक में क्या होता है कि पहली बार लिंग्विस्टिक बेस पे 1953 में आंध्रा स्टेट क्रिएट होने वाला होता है। आंध्रा स्टेट, क्या बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आंध्रा प्रदेश, आई एम टॉकिंग अबाउट आंध्रा स्टेट। और ये कहां से निकलता है, ये निकलता है मद्रास प्रोविंस से, ठीक है। अब जैसे ही गवर्नमेंट को ये आंध्रा स्टेट देना पड़ा, आंध्रा स्टेट बोलना पड़ा कि हाँ ठीक है आंध्रा स्टेट एक बनेगा, मद्रास से निकलता है, वैसे ही हर तरफ डिमांड होने लगा कि भैया लैंग्वेज के बेस पे आप उसको चेंज करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रेशराइज में आकर के फिर से एक और कमेटी बैठाती है, जिसको बोलते हैं फजल अली कमीशन। वो कमेटी क्या रहती है, फजल अली कमीशन। और इस फजल अली कमीशन के साथ 2 और मेंबर रहते हैं, जिसका नाम है HN कुंजरू और KM पनिक्कर। याद रखिएगा, फजल अली कमीशन 1953 में बनता है और रिपोर्ट भी सबमिट करता है। इनके रिपोर्ट में क्या होता है, ये कहते हैं कि भैया ठीक है, लिंग्विस्टिक के बेस पे आप कर सकते हैं। क्या बोला गया, लिंग्विस्टिक के बेस पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई 1 स्टेट 1 लैंग्वेज, ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ थे। 1 स्टेट 1 लैंग्वेज। भाई अब किसी स्टेट में एक से ज्यादा लैंग्वेज वाला रह ही सकता है, तो ये अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर से देश तो टुकड़े ही में रह गया ना।
एक वेस्ट बंगाल में भाई हिंदी स्पीकिंग भी रह सकते हैं, एक बंगालीज भी रह सकते हैं, एक उड़िया भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी लेके आए हैं ये कि वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। हाँ, लिंग्विस्टिक पे आप कीजिए, आप कीजिए, क्यों कीजिए, क्योंकि एक डिमांड भी था, चला भी आ रहा था, ठीक है। तो इसके वजह से एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। क्या आया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आप सब चीज को कॉपी में नोट करते जाएंगे, बता रहा हूं मैं आपको। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। अच्छा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि फजल अली कमीशन वापस से रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, और जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ग्रुप ए बी सी डी, जो मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया है, ग्रुप ए बी सी डी, मेजॉरिटीज हिंदूज थे, मेजॉरिटीज प्रिंसली स्टेट्स वाले थे, चीफ कमिश्नर्स थे, और अंडमान निकोबार था, इनको रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया पहले 16 स्टेट होगा और 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड होगा, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड होगा, ठीक है। ये इनका रिकमेंडेशन था फजल अली कमीशन की रिपोर्ट का, याद रखिएगा। लेकिन फाइनलाइज्ड कैसे हुआ? फाइनलाइज्ड हुआ कि भैया 14 स्टेट है हमारे पास रहेगा और 6 यूटीज बनेगा, 14 स्टेट और 6 यूटीज बनेगा। ये बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और बिकॉज ऑफ दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वहां से एक नया स्टेट बनना शुरू हुआ। अब जैसे आप बुक्स वगैरह में लिखा होगा कि क्या सीक्वेंस से बना, तो इस सीक्वेंस पे यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इवन बीपीएससी और ओपीएससी, बस फिर भी हल्का से याद रखिएगा। जैसे कि भैया बॉम्बे प्रोविंस से आपको महाराष्ट्र और गुजरात निकलता हुआ मिलेगा, जिसमें गुजरात जो है 14 के बाद ये 15th स्टेट आपको कुछ दिखेगा। ये कब हो रहा है? ये 1960 में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम देखेंगे कि भैया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपको दादरा नगर हवेली देखने को मिलेगा, दादरा एंड नगर हवेली देखने को मिलेगा, ठीक है। 12th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से कुछ दमन एंड दीव देखने को मिलेगा, और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आपको देखने को मिलेगा पुडुचेरी। ये मैं क्या लिख रहा हूं? ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं अमेंडमेंट एक्ट लिख रहा हूं, ये मैं अमेंडमेंट एक्ट लिख रहा हूं, ये मैं अमेंडमेंट एक्ट लिख रहा हूं। तो ये एमसीक्यू याद रखिएगा। 10 से दादरा नगर एंड हवेली, 12 से दमन एंड दीव, 14 से पुडुचेरी, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा नागालैंड होता है, फिर आपको उत्तराखंड निकल के आता है, छत्तीसगढ़ अलग होता है, ठीक है, बिहार से झारखंड निकलता है। ये फैक्चुअल चीज़ें आप बुक्स वगैरह में कहीं भी पढ़ सकते हो नॉर्मली, ठीक है। जैसे लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हमको निकलता हुआ दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है, तेलंगाना 2014 में। बिहार से झारखंड निकल के आता है, वो 2000 में निकल करके आता है। इवन छत्तीसगढ़ भी होता है। उत्तराखंड कहाँ से निकल के आता है? उत्तराखंड आपको उत्तर प्रदेश से निकल के आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से शुरुआत में जो हमको मिलता है वो मिलता है 14 स्टेट मिलता है और 6 यूनियन टेरिटरीज मिलता है, ठीक है। अब आते हैं वापस से हम आर्टिकल्स में। अब आप समझें कि भैया ये स्टेट क्या है हमारे पास। एक तो मैं पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी वाला बताया आपको कि भाई 4 चीज़ होता है टेरिटरी। अब उस टेरिटरी में ये चीज़ स्टेट्स की बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस आर्टिकल में जो स्टेट वर्ड है क्या इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज है? तो आंसर होगा नहीं। इसमें सिर्फ स्टेट की ही बात कर रहा है, बस यूनियन ऑफ ए स्टेट, एक पॉलिटी बता रहा है आपको यूनियन टेरिटरीज नहीं बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये है आर्टिकल 1 क्लॉज 1, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद रखेंगे इसमें हम लोग कि जब हम कहते हैं कि भैया ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है और सेंटर सबको बुला करके एक कंट्री बना रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे है कि ये जो यूनियन है ना, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। क्या है ये? इनडिस्ट्रक्टिबल है। हम यूनियन को डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं कर सकते। इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। ये पॉइंट अभी याद रखिएगा, इसमें मैं और ऐड करूंगा। चलिए अब हम चलते हैं आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 क्या कहता है कि द स्टेट्स, देख लीजिए, अब यहां पे स्टेट्स अलग बोला गया, यानी ये स्टेट्स ये हो गया, एक पॉलिटी बता रहा है, पॉलिटी एंड द टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल में है, जो फर्स्ट स्केड्यूल में है, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि भैया 12 स्केड्यूल है और उसमें से फर्स्ट स्केड्यूल इस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, ठीक है। तो ये क्लॉज 2 में बोल रहा है।
अब ये टेरिटरीज क्या है, इसको डिफाइन किया गया है क्लॉज 3 में कि टेरिटरी क्या है। और क्या है टेरिटरी, एकदम आराम से समझिएगा। टेरिटरी क्या है, टेरिटरी है हमारा स्टेट्स, अब बोला गया वो स्टेट्स। और क्या है टेरिटरी हमारा सब क्लॉज बी में 3 के, ये है यूनियन टेरिटरीज। और क्या है, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, यानी जो एक्वायर किए हैं, जैसे पुडुचेरी एक्वायर किए हैं। फ्रेंच के अंदर में था माहे यानम कराइकल, जो पुडुचेरी वाला जो पार्ट में बोल रहा हूं, उसको हम एक्वायर किए हैं। पोर्टुगीज दामन एंड दीव गोवा से जो है वो हम लोग एक्वायर किए हैं। तो पोर्टुगीज लास्ट तक था इंडिया में, 1961 में निकला है, हटाया गया, वो भी बाई जुडिशियस सेबर रैटलिंग। याद रखिएगा ये टर्म्स, क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं समझिएगा। मैं बोला हूं कि कुछ तो फ्रेंडली तरीके से आ गए, कुछ को फोर्सफुली लाया गया, जैसे हैदराबाद, जैसे पुडुचेरी को एक्वायर किए हम लोग, तो उसको टर्म्स हम क्या बोलेंगे, जुडिशियस सेबर रैटलिंग। इसका मतलब हो गया भाई बाय पुलिस एक्शन। हमारा जो इंटीग्रेशन हुआ है, फ्रेंडली इंटीग्रेशन सबसे नहीं हुआ है, हमारा इंटीग्रेशन कुछ जुडिशियस सेबर रैटलिंग के जरिए भी हुआ, यानी बाय फोर्सफुली भी किए हैं हम लोग, पुडुचेरी से लिए हैं। हाँ, फ्रेंच जो था वो हैंड ओवर कर दिया टेरिटरी को अपना, वो दे दिया सीधा सीधी, ठीक है। चलिए, हैदराबाद बाय पुलिस फोर्स, बाय एग्रेशन दिखा के हम लोगों ने किया इसको लिए, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 1, ये था सिर्फ आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्लॉज 1 क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लॉज 2 क्या है, स्टेट एंड टेरिटरीज। क्लॉज 3 बोल रहा है कि टेरिटरी क्या है, इस टेरिटरी में यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन इस स्टेट में यूनियन टेरिटरी नहीं है। यह बात याद रखिएगा अच्छी तरीके से, एमसीक्यू में कभी भी यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, ओपीएससी हो, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 1। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल नंबर 2, और दूसरा आर्टिकल है संविधान का। क्या है ये आर्टिकल, बड़ा ही अच्छा प्यारा आर्टिकल है कि भैया एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एक नया स्टेट्स का। अब ये कौन करेगा, ये पार्लियामेंट करेगा। अगर उसको लगेगा कि भाई हाँ ये जरूरी है, क्या बोला मैं, इसमें 2 ही चीज याद रखिएगा, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट। अब एडमिशन का मतलब क्या हो गया, वो स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एडमिशन का मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी एग्जिस्टेड। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या हो गया, न्यूली एग्जिस्टेड, न्यूली एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिश्ड। एग्जाम्पल से समझिए आप, एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था। सिक्किम जब नहीं था तो सिक्किम तो कुछ तो था, सिक्किम में कोई तो लोग थे, सिक्किम में कोई रूलर तो था, वो रूलर था चोग्याल डायनेस्टी वाले लोग थे, चोग्याल डायनेस्टी, ठीक है। तो अब जब हम सिक्किम को जब हम लेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सिक्किम ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो उसको जब हम लेंगे तो हम बोलेंगे भैया एडमिट कर रहे हैं हम। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, एडमिशन कर रहे हैं। अब कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप समझिए कि भाई बे ऑफ बंगाल की तरफ एक आइलैंड निकल करके आया, पूर्वाशा आइलैंड, जिसको न्यू मूरे आइलैंड कहते हैं। अब वो आइलैंड एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ही कोई लोग वहां पे हैं, वो कोई स्टेट ही नहीं था। तो वो जो निकला तो हमारे तो करीब करीब है ना भाई, तो वो किसका होगा, वो तो हमारा ही होगा ना। तो इसको बोलेंगे हम भाई न्यूली एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ही ले लीजिएगा आप, जैसे न्यू मूरे आइलैंड, न्यू मूरे आइलैंड, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, वहां पे कोई लोग नहीं रहते होंगे और वो निकल करके आ जाता है सामने हमारे, और उसको जब हम एक्वायर करते हैं तो उसको उस वक्त हम कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट। और कोई स्टेट अगर है, पुडुचेरी खींच के टान के लेके आए, ठीक है, दूसरे के पास था, यानी फ्रेंच वाले के पास था, पोर्टुगीज, अब गोवा दमन दीव ये समझ लीजिए आप, उससे हम वो लेके आए हम लोग, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एडमिशन। तो इसमें क्या पता चला आपको
कि भैया अगर आपसे कोई पूछे कि सिक्किम कैसे बनता है किस आर्टिकल से, तो हम बोलेंगे भैया आर्टिकल 2 से बनता है। क्लियर है? अच्छा, और क्या चीज है आपको समझने की जरूरत है, इसको मैं यहां पे रब करता हूं। 2 के बाद एक आर्टिकल है 2 कैपिटल ए। अब इसको समझिएगा कि जब 14 स्टेट और 6 यूटीज के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा था, बॉम्बे प्रोविंस से गुजरात बन रहा है, नागालैंड वगैरह बन रहा है, उत्तराखंड वगैरह बन रहा है, उसी में से एक सिक्किम भी बनता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई ये सिक्किम, इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। तो आप समझिएगा सिक्किम में रूल कौन कर रहा था। सिक्किम में रूल कर रहा था चोग्याल डायनेस्टी, चोग्याल डायनेस्टी वाले लोग। ठीक है, अब इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। अब ये चोग्याल डायनेस्टी जो राजा थे, चोग्याल, नामग्याल चोग्याल ऐसा कुछ नाम था उनका, तो वो डेथ कर गए। डेथ करने के बाद ये सोचा गया कि भैया इंडिया के साथ मिल लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया के साथ स्टेटस क्या रहा, इंडिया के साथ जब मिले तो वो मिले हैं एसोसिएट स्टेट्स में बन करके। पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट बने, फिर कुछ दिन बाद एसोसिएट स्टेट बने। आप समझिएगा अभी स्टेट हुड नहीं मिला है, एक कंप्लीट स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं मिला इनको, अभी बस जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज होता है ट्रांसफर करने में। ठीक है, अब एसोसिएट स्टेट्स बने, तो ये जब एसोसिएट स्टेट बन रहे हैं तो एक संशोधन लाया जा रहा है, यानी एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है। उस अमेंडमेंट को कहते हैं हम लोग 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। और इस अमेंडमेंट से सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिल रहा है और आर्टिकल 2A इंप्लीमेंट हो रहा है। 2A कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जा रहा है। सिर्फ 2A ही नहीं, हमारे पास 10th शेड्यूल, यानी 10th शेड्यूल जो है ना, वो डाला गया पहले। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, आज के डेट में जो हम 10th शेड्यूल पढ़ते हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर है, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया है। लेकिन इससे पहले एक बार 10th शेड्यूल आ चुका है, वो 35th अमेंडमेंट एक्ट से आया है, और उससे एक आर्टिकल गया है 2A, और साथ ही साथ 10th शेड्यूल भी डाला गया है। अब ये 10th शेड्यूल इस वक्त सिक्किम से रिलेटेड था, यही आपके लिए MCQ है। कुछ दिन बाद 36th अमेंडमेंट एक्ट से, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से सिक्किम को स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। क्या बोला मैं? 36th अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को स्टेट का दर्जा मिल गया। अब जब मिल गया तो 2A का कोई काम है? नहीं है। 10th शेड्यूल का फिर काम रहेगा? नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, जहां पे 35वां संशोधन से 2A और 10th शेड्यूल आया था, 36 से सिक्किम को स्टेट बना दिया गया और इसको ओमिट कर दिया गया, इसको ओमिट कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, इसको और इसको दोनों को हटा दिया गया। याद रखिएगा, ये अच्छा MCQ आपके लिए। ठीक है, किसी टेरिटरी को हम कैसे लेते हैं, अब इसकी भी अलग अलग थ्योरी है। जैसे हम बात करें कि भाई एक वर्ड आता है सेसेशन, क्या बोल रहा हूं मैं? सेसेशन, CESSATION। अगर कोई बंदा सॉवरेनिटी ट्रांसफर्ड कर दे विदाउट फोर्स, वैसा एडमिशन को, वैसा कोई स्टेट हमारे इंडिया में शामिल होगा, उस प्रक्रिया को बोलेंगे हम सेसेशन। सॉवरेनिटी ट्रांसफर कर दे विदाउट फोर्स। एग्जाम्पल, फ्रेंच ने जो किया, माहे यनम कराइकल, ये सब जो मिलकर के जो पुडुचेरी वगैरह था, ये इंडिया को हैंड ओवर कर दिया 1954 में। वो लिबरेशन करके, वो हैंड ओवर करके वो निकल लिया अपना। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये एक तरीका है सेसेशन। अच्छा, एक्रीशन एक होता है, एक्रीशन। एक और क्या होता है? एक्रीशन। इसको अलग से लिख लीजिएगा, ये 1 नंबर बता रहा हूं मैं, सेसेशन। एक्रीशन क्या होता है कि भैया कोई नेचुरल ज्योग्राफिक लोकेशन अगर निकल करके आता है, ठीक है, जैसे न्यू मोरे आइलैंड वगैरह मैं बोल रहा हूं, और वो आपके अंदर ले लेते हैं नेचुरली, उसको हम बोलेंगे एक्रीशन। आप चाहें तो एक्रीशन का डेफिनेशन लिख लें, आप नोट कर लें, मैं लिखा रहा हूं आपको, लिखिए। एक्रीशन का डेफिनेशन क्या है कि भाई नेचुरल ज्योग्राफिक मैकेनिज्म that led to
इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेरिटरी, ब्रैकेट में लिखिएगा फिजिकल एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉज्ड बाय नेचुरल लैंड फॉर्मेशन आर कॉल्ड एक्रीशन। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझिए कि समंदर में आप कुछ डाइक्स बना रहे हैं, कुछ बूंड्स बना रहे हैं, ठीक है, कोस्ट में कुछ काम कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल कुछ बना दे रहे हैं, आर्टिफिशियल कुछ बना दे रहे हैं या कुछ ऐसे मिल जा रहा है आपको, तो वो आपके कंट्रोल में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसी चीज को हम बोलेंगे एक्रीशन। विदाउट फोर्स सॉवरेनिटी कोई ट्रांसफर कर दे उसको बोलेंगे हम सेसेशन। ठीक है, एक होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है सॉवरेनिटी विदाउट पोजीशन। ठीक है, बिना किसी को कब्जा किए वो चीज आपको मिल जाती है, उसको बोलते हैं हम ऑक्यूपेशन। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं यहां पे, जैसे कि भैया हमने एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट किया, कोई स्टेट को अपने अंदर हम संभाल लेते हैं, अपने पास खींच लेते हैं, और एक बार जब खिंचा जाएगा ना वो फिर दोबारा जा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन हम किसी को एक्वायर करेंगे तो वो किस किस तरीके से मिल सकता है हमको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम स्लाइड को ऐसे बढ़ाते हैं, एक है सेसेशन, ये है सेसेशन। अच्छा, एक है हमारे पास एक्रीशन, एक है हमारे पास ऑक्यूपेशन। अब सेसेशन किसको बोलते हैं? सेसेशन का मतलब होता है कि भाई किसी के पास कोई टेरिटरी है वो हम लोगों को ट्रांसफर कर दे, यानी सॉवरेनिटी ट्रांसफर्ड बाय स्टेट, सॉवरेनिटी ट्रांसफर्ड बाय स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल, पुडुचेरी किसके पास था? पुडुचेरी में क्या क्या था? माहे, यानम, कराईकल, ये सारे कुछ थे। फ्रेंच ने हैंड ओवर कर दिया, मतलब फ्रेंच की कुछ सॉवरेनिटी थी, देखा कि इंडिया का पोजीशन स्ट्रांग है, अगर आप नहीं भी आप छोड़ना चाहिएगा तो बाय फोर्सफुली यानी जुडिशियस सेबर रैटलिंग के जरिए आपको तो निकाल ही देगा। तो ये क्या किया समझदारी कि भैया बिना कुछ किए बोला भैया आप ले लो, हम तो चले परदेश वो परदेसी असल में था। ठीक है, तो याद रखिए ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे फ्रेंच ने प्यार से चुपचाप से ले लिया। अच्छा, ऑक्यूपेशन क्या है? सॉवरेनिटी विदाउट पोजीशन। यहां पे क्या है? सॉवरेनिटी विदाउट पोजीशन। अब भारत है हमारा प्यारा भारत, बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड निकल के आता है, न्यू मुरे आइलैंड। अब निकल के आया है इंडियन ओशन के पास, बे ऑफ बंगाल के पास, एकदम पूर्वाशा आइलैंड जिसको बोलते हैं। तो वो किसका होगा? वो कोई स्टेट है? नहीं है, एक जमीन निकल करके आती है और हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो वैसे को हम बोलते हैं क्या? ऑक्यूपेशन। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है एक्रीशन। अब एक्रीशन क्या है? बाय नेचुरल रीजन। एक्रीशन क्या है? बाय नेचुरल रीजन वो हमारा होगा। इसको सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, नेचुरल ज्योग्राफिकल मैकेनिज्म दैट लेड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज, ब्रैकेट में लिखिएगा, फिजिकल एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, ब्रैकेट क्लोज, कॉज्ड बाय नेचुरल लैंड फॉर्मेशन आर कॉल्ड एक्रीशन। क्या बोला मैं? नेचुरल ज्योग्राफिकल मैकेनिज्म that led to an increase or decrease, bracket, physical expansion of state या of territory caused by natural land formation are called accretion। अब ये नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। जैसे सी कोस्ट के पास आप बहुत कुछ बनाते होंगे, ठीक है, आपने कुछ आर्टिफिशियल बना दिया, आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम सुन ही होंगे, आजकल बनता है, जैसे दुबई में पाम आइलैंड के तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो जो बनाए हैं हम वो कैसा है? याद रखिएगा, एक्रीशन कैन बी ए सिंथेटिक और मैन मेड और कैन बी ए नेचुरल ऑल्सो। तो आपके पास जो मिल करके जो बनेगा जैसे आर्टिफिशियल फॉर्मेशन के एग्जांपल ले लीजिए कि भाई अलोंग द सी कोस्ट इनिशिएटिव्स, आप समुंदर के पास जो मैन मेड कुछ बनाते हैं, ठीक है, वो एग्जांपल हो जाएगा आपको एक्रीशन का एग्जांपल हो जाएगा।
या लैंड फॉर्मेशन ड्यूरिंग नेचुरल वोल्केनिक एक्टिविटी। अगर है तो इंडिया के केस में तो भाई वैसा है नहीं, लेकिन ये जनरलाइज बात कर रहे हैं हम कि भाई अक्रीशन किसको कहते हैं और ऑक्यूपेशन किसको कहते हैं। ठीक है, एक नेचुरल लैंड फॉर्मेशन अगर हो रहा है, नेचुरल लैंड फॉर्मेशन हो रहा है जिससे, जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी के जरिए अगर आपको लैंड नया बन रहा है तो वो आपका ही कहलाएगा। ठीक है, और ऑक्यूपेशन क्या हुआ, जो स्टेट नहीं है उसको हम पोजेस कर लेते हैं, सॉवरेनिटी हमको विदाउट पोजीशन, बिना कब्जा किए हुआ हमको मिल जाता है। ठीक है, वो हो जाएगा आपको ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब ये इस कॉन्सेप्ट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा ये सब कुछ तरीका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेसेशन। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे करके उसमें समझाने की कोशिश फिर से कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने आपको आर्टिकल 2 बताया अभी तक, ये सारा कॉन्सेप्ट ना आर्टिकल 2 ही का है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो भैया एमसीक्यू क्या बना, सिक्किम वगैरह, पुडुचेरी वगैरह ये सब जो बना है, या दादा नगर हवेली, दमन एंड दीव जो पोर्टुगीज से लिया गया है, वो आर्टिकल 2 के जरिए बना है हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तीसरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा है। तीसरा आर्टिकल बात क्या करता है कि फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, एक नया स्टेट का बनना, बाई सेपरेटिंग यानी किसी को सेपरेट करके, और बाई यूनाइटिंग और किसी को जोड़ करके। ये है आर्टिकल 3 क्लॉज ए। क्या बोल रहा हूं मैं, आर्टिकल 3 क्लॉज ए क्या बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कैसा स्टेट बनेगा हम देखेंगे। ये देखिए, बाई सेपरेशन और बाई यूनाइटिंग, याद रखिएगा ये 3 क्लॉज ए है। यहां आर्टिकल 3 क्या बात कर रहा है, एक नया स्टेट बनेगा, सेपरेट करके भी बन सकता है, यूनाइट करके भी बन सकता है। अच्छा, ये आर्टिकल 3 क्लॉज ए है। क्लॉज बी में क्या है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी का एरिया हम बढ़ा सकते हैं। क्लॉज सी में क्या है, डिक्रीज या डिमिनाइश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, हम किसी का एरिया को घटा भी सकते हैं। अच्छा, क्लॉज डी में क्या है कि ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, हम किसी का बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं। क्लॉज ई में क्या है, आप किसी का नामकरण कर सकते हैं, ओडिशा से ओडिशा नाम चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बात करता है आर्टिकल 3, याद रखिएगा। आर्टिकल 3 ए में क्या बोला जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग और बाय यूनाइटिंग। बी में क्या कहा जा रहा है कि भाई इंक्रीज द एरिया, सी में डिमिनाइज द एरिया, डी में ऑल्टर द बाउंड्रीज, और ई में कहा जा रहा है कि भैया नाम, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं भी लेना हो तो बस समझ लीजिए कि आपको ऐसे इसको तो याद करना ही है कि भैया कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भाई नाम चेंज किस आर्टिकल से होता है, तो कहीं कभी कभी सिर्फ आर्टिकल 3 नहीं होगा, आर्टिकल 3E याद रखना पड़ेगा। और हम जब कह रहे हैं कि भाई यूनाइटिंग और सेपरेटिंग, तो सेपरेट करके हम कैसे कर रहे हैं, हम देखेंगे बिहार है, झारखंड बना दे रहे हैं हम देख रहे हैं कि भाई आंध्र प्रदेश है, हम तेलंगाना बना दे रहे हैं हम देखेंगे कि भाई यूपी से हम उत्तराखंड बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो बन रहा है अंदर में जो बन रहा है हमारा, वो कैसे बन रहा है, वो आर्टिकल 3 से बन रहा है। अच्छा, अब आर्टिकल 3 यानी ये सब जो बनेगा तो इसके लिए कोई बिल आएगा, बिल। तो याद रखिएगा पहली चीज, ये जो बिल आएगा वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आएगा। आई रिपीट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सब चीज जो पास होगा पार्लियामेंट के अंदर होगा, और किस मेजॉरिटी से होगा, उस मेजॉरिटी को कहते हैं हम लोग सिंपल मेजॉरिटी। क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम कहते हैं ये सब पास कैसे होगा, ये पास होगा सिंपल मेजॉरिटी। अभी आपको मैं कुछ देर में समझाऊंगा कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है। ठीक है, अभी याद रखिएगा ये सब पास, अब यही सब पास नहीं, आर्टिकल 2 भी पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से, याद रखिएगा। अच्छा, अब इससे एक चीज क्या सीखे आप कि भैया हम किसी भी स्टेट को तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो एक फीचर्स है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, याद रखिएगा। और इसको सुई जेनेरिसिस बोला गया है बाय अलेक्जेंडर विक।
सुई जेनरेसिस का मतलब यूनिक फीचर्स है ये कि भैया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, यूनियन को, सेंटर को कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन स्टेट को हम बाउंड्री बॉर्डर सब चेंज कर रहे हैं, हम उसका एरिया घटा बढ़ा सक रहे हैं, बिहार से झारखंड निकाल दे रहे हैं, तो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। अच्छा, यूएसए में क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी वहां भी यूनियन को कोई, जो एक नेशन कंट्री बन गया उसको भी कोई तोड़ नहीं सकता है। एंड इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, वहां पे स्टेट को भी नहीं तोड़ सकता है, मतलब एक पार्लियामेंट किसी स्टेट को कुछ नहीं कर सकता है, स्टेट पार्लियामेंट को, मतलब स्टेट एक कंट्री को कुछ तोड़ नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, दोनों चीज याद रखिएगा। अमेरिका में क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। हमारे पास क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ये सुई जेनरेसिस है, यूनिक फीचर्स है, बाय अलेक्जेंडर विक ऐसा कहते हैं ये। ठीक है, चलिए इसके अलावा अभी जो हमने आपको आर्टिकल 3 बताया ये सिंपल मेजॉरिटी से है। आइए हम क्लास को खत्म करेंगे आर्टिकल 4 के जरिए। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 में आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, लिखा हुआ है बहुत कुछ है लेकिन आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। चलिए आर्टिकल 4, आइए हम आर्टिकल 4 को समझते हैं। और आर्टिकल 4 को हम बड़ा सिंपल में समझा देते हैं आपको। आर्टिकल 4 क्या बात करता है? आर्टिकल 4 बात करता है कि अगर आप कोई भी चेंजेस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में करते हैं, क्या बोला मैं? अगर आप किसी भी तरीके का बदलाव आर्टिकल 2 में करते हैं, यानी कोई स्टेट को हम शामिल किए तो हम ऐड किए, तो चेंज ही हो रहा है ना। चेंज किसका कर रहे हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर आर्टिकल 3 में कुछ बदलाव करते हैं, आर्टिकल 2 और 3 में कुछ बदलाव करते हैं, तो वो उसको हम 368 के अंदर नहीं काउंट करेंगे। भैया क्या मतलब हो गया? पहले समझिए कि ये 368 क्या है। 368 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर आपको संविधान बदलना है तो आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ेगी। और जब आप संविधान बदलिएगा ना तो आपको बिल लाना पड़ेगा, अब बिल लाके उसको आप पास कीजिएगा। सवाल यह है कि जब पास कीजिएगा तो कैसे पास कीजिएगा? उसके पास करने के तरीका को हम कहते हैं, हम 2 तरीके से पास करते हैं। एक तरीका है स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरा तरीका है यही स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन। अब क्या मतलब हुआ, एकदम ध्यान से समझिएगा। आप समझिए कि मैं आपको मेजॉरिटी भी बता रहा हूं यहां पे। जैसे हमारे पास एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी जो मैंने अभी यहां पे लिखा, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन। तो किसी बिल को पास करने के लिए ना ये कुछ 3 ऐसे तरीका लगता है। आप समझिएगा कि अगर आपको संविधान बदलना है, क्या बोल रहा हूं मैं, संविधान का कुछ प्रोविजन बदलना है, या आप कोई बिल को पास करते वक्त स्पेशल मेजॉरिटी यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, किसी बिल को पास करते वक्त स्पेशल मेजॉरिटी यूज कर रहे हैं या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रैटिफिकेशन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ही हो गया है कि आप संविधान को बदल रहे हैं। लेकिन इन 2 मेजॉरिटी के अलावा एक और है, अगर आप सिंपल मेजॉरिटी से उसको बदल रहे हैं तो उस बदलाव को हम संविधान का बदलना नहीं कहेंगे। सिंपल मतलब आर्टिकल 4 कहता है कि भैया आर्टिकल 2 में कोई चेंज अगर आता है, आर्टिकल 3 के जरिए कोई चेंजेस आता है, बदलाव आता है, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं कहेंगे, उसको संविधान का बदलाव नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पास होता है ये पास होता है सिंपल मेजॉरिटी से। बस यही समझाना है आर्टिकल 4 में।
अब आपके दिमाग में सवाल होगा तो सर सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी सब क्या है सर? अब आप इसको ऐसे समझिए कि लोकसभा में इलेक्शन अभी अभी हुआ है 543 सीट पे, 543 पे, ठीक है? अच्छा, अब हर दिन बैठते हैं लोग, सेशन एक होता है, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन। उस अभी हम बात करें तो मॉनसून सेशन अगर चल रहा है, मान के चलिए चल रहा है, तो उसमें क्या 543 लोग आएंगे? हम बोलेंगे नहीं, जरूरी नहीं कि सारे लोग आ जाएं। तो कितने लोग आएंगे? हम हाजिरी कितने देंगे? प्रेजेंट कितने प्रेजेंट होंगे? 400 लोग। 143 लोग नहीं आए। अच्छा, कोई बिल आता है, उसमें क्या 400 लोग ही वोट दे देंगे? बोलेंगे नहीं सर, वोटिंग जो करेगा वो हो सकता है 350 लोग ही वोटिंग करे, आ करके अभी हाजिरी देके कुछ में निकल गया हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। या 350 लोग ही सिर्फ वोट किए होंगे, बाकी छोड़ दिए होंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ध्यान से समझिएगा, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको क्या बोलेंगे? वो मेंबर जो प्रेजेंट हो और वोट किए हो। तो प्रेजेंट तो थे 400, लेकिन 400 वोट किए नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा प्रेजेंट एंड वोटिंग 300, 350। अब ये 350 जो वोट दिए हैं, किसी बिल को पास होने के लिए कितना चाहिए? तो हम बोलेंगे भैया कितना होना चाहिए? 50%, 50% प्लस 1 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब 350 का आधा कितना हो गया? 125 प्लस 1 जोड़ दीजिएगा 126। यानी अगर आप 350 में वोट में 126 वोट वो बिल में आ जाता है तो वो बिल पास हो सकता है। इसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। 50% प्लस 1 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लीजिए। एक सदन चलने के लिए आपको कोरम की जरूरत होती है। किसकी? कोरम की। अब कोरम क्या होता है? कोरम होता है 10% या 1/10 एक लोकसभा या कोई राज्यसभा को चलने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे भाई क्लास में है हमारे 100 स्टूडेंट है, अब पता चला उस दिन सिर्फ 10 ही स्टूडेंट आए या 5 स्टूडेंट आए, तो हम पढ़ाने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो ठीक उसी तरह एक मिनिमम नंबर रखा गया है कि भैया अगर 543 में अगर 54 लोग या 55 लोग नहीं आते हैं तो उस दिन वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। कब चलेगा? जब कोई आ जाए। तो अब इमेजिन कर लीजिए कि भैया 55 आदमी आए हैं, 55 से कम होगा तो सदन ही नहीं चलेगा। 55 आदमी आए हैं, यही प्रेजेंट है, यही वोटिंग किए हैं, यही प्रेजेंट है, यही वोटिंग किए हैं। अब बिल में वोट कर रहे हैं 55 आदमी लोग मिलकर के, तो 50% प्लस 1। अब 55 का आधा सोच लीजिए, ठीक है? 55 का आधा, अब मान लीजिए कि ये 56 से कैलकुलेशन के लिए 56 लोग आए हुए हैं, कोरम से एक ज्यादा है। 56 लोग में देखेंगे कि भाई 29 वोट अगर चला गया, यानी 50% प्लस 1 चला गया, 29 वोट, तो ये बिल सिंपल मेजोरिटी में पास हो गया। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब इतना है कि मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है? तो ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो पास हो रहा है ना, वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है। इसको संविधान का बदलाव हम लोग नहीं कहेंगे। तो सर फिर स्पेशल मेजोरिटी क्या है? ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है? सर स्पेशल मेजोरिटी इसको कहते हैं, इसमें 2 क्राइटेरिया है स्पेशल मेजोरिटी में, कि एक तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, हाउस का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 50% होना चाहिए। मतलब 543 में 50% हम आपको हम कहें तो वो हो जाएगा 273। 273। दूसरा कंडीशन, 2/3 वोटिंग्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होना चाहिए। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कुछ यूं समझिए
कि मान के चलिए कि भैया 543 में इलेक्शन हो रहा है, टोटल स्ट्रेंथ यही है, तो टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से 50% का कितना हो गया, ये हो गया, आप मान लीजिए अभी 273 है, ठीक है। और आप ये भी मान लीजिए कि मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है 400 लोग आए हैं, ठीक है। 400 लोग आए हैं और 400 लोग वोट किए हैं, तो जब 400 वोट करेंगे तो 2/3 ऑफ 400 कितना होगा, 400 में हम देखेंगे 2/3 ऑफ वोट, इसको आप इमेजिन कर लीजिए 402 लोग हैं कैलकुलेशन के लिए। आप इमेजिन कर लें कि भाई ये 402 लोग हैं कैलकुलेशन के लिए, तो काटेंगे तो कितना होगा, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 134, 134 दूनी 268। अब बताइए, दो कंडीशन है, एक तो 50% भी होना चाहिए और दूसरा 2/3 भी वोट होना चाहिए। तो 2/3 तो वोट हुआ हमारा 268, क्या 273 क्रॉस हुआ, नहीं हुआ, तो ये बिल पास ही नहीं होगा, बिल ही पास नहीं होगा ये। अब सिर्फ 402 लोग आए हैं तो और को आना पड़ेगा, करीब करीब 450 कम से कम रहें और वोट दें, और उसका 2/3 आपको 2/3 ला करके 50% से ज़्यादा होना पड़ेगा, तब जाकर के ये बिल पास होगा। तो क्या आसान लग रहा है, ये सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से। अब आपको ये भी बताता चलूं कि भाई फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अगर चेंज करना हो ना तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है। अच्छा, एक और मेंबर ने बताया था भाई स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन, ये मैंने बताया था आपको, स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन क्या मतलब हो गया, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी लगेगा, ये मैंने समझा दिया आपको कि 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, साथ ही साथ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा 28 स्टेट है उसके पास हम बिल भेजेंगे और कम से कम आधा स्टेट यानी 14 स्टेट उस बिल को अपने विधानसभा में पास करेगा। अच्छा, किस मेजॉरिटी से यहां पे पास करेगा सर, यहां पे पास करेगा सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे जीएसटी आया था, जीएसटी पास करने में सेंटर में भी पास हुआ स्पेशल मेजॉरिटी से, हर स्टेट में गया। क्यों गया, क्योंकि जीएसटी जो है फेडरल स्ट्रक्चर को हिला देता था, मतलब एक स्टेट के पास टैक्स कलेक्ट करने का अपना लॉ होता था, ठीक है। अब सारा टैक्स खत्म होने वाला था तो स्टेट से चेंज होने लगा, तो स्टेट से जब चेंज होने लगा, हटने लगा वो टैक्स, तो भाई परमिशन तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो बॉटम लाइन इसका क्या है कि भैया अगर आपको संविधान का कुछ बदलना है, या संविधान बदलना किसको कहते हैं, वो बिल जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाए, और वो बिल जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन से पास किया जाए, उसको संविधान का बदलना कहते हैं। लास्ट हम बोल करके अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे कि भैया आर्टिकल 4 इस बात पे बात करता है कि भैया आप 2 और 3 को में कोई भी चेंजेस ला रहे हैं तो उसको हम संविधान का बदलना नहीं कहेंगे, उसको हम आर्टिकल 368 के अंदर नहीं डालेंगे। यही है आर्टिकल 4। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ और आप वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास जो है सिटीजनशिप के ऊपर लाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई आपको आर्टिकल 1 to 4 ये हर कुछ मैं बता पाया हूं आपको। आप पढ़ते रहिए और कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि ये क्लास कैसा लगा, इसको कंटिन्यू करना है तो फिर मैं इसको करूंगा। बाय।